नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं स्मृति को बेहद पसंद थी। बारिश स्मृति के बदन में एक अजीब सी सिरहन पैदा करती थी। स्मृति आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियां चेंज कर चुकी थी। स्मृति को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस शर्मा की बेटी की शादी पर जाना था। स्मृति कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। स्मृति अब तैयार होकर रवाना हो ही रही थी कि उसकी नजर अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी है। कितनी वारदातें हुई है, लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी है। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले स्मृति का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। स्मृति की खामोशी मिसेस शर्मा के फोन कॉल ने तोड़ी। स्मृति ने फोन उठाया और बातें करते करते वहां से कार में निकल गई। स्मृति को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। स्मृति ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। स्मृति का स्वागत हंसते चेहरे ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने स्मृति को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़कों की। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाते थे। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उन्हें 5 पापी बुलाता था। खैर, स्मृति भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उनको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11:30 बज गए। घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटों का फासला तय करना था। स्मृति के पति हितेन का फोन आता। हेलो स्मृति, कहाँ हो? हितेन ने कहा। मैं शादी में आई थी, पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेज माथुर के साथ अब निकल ही रही हूं। स्मृति ने बातें खत्म करके फोन रखा। स्मृति ने फटाफट से मिसेज शर्मा को बाय किया और मिसेज माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेज माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी है। स्मृति सोचने लगती कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय में बारिश होने वाली है। कुछ भी परवाह किए बिना वहां से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी स्मृति की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। स्मृति ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश शुरू हो गई। स्मृति मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। स्मृति को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। स्मृति की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा स्मृति को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। स्मृति बारिश की बूंदों को चीरती आगे बढ़ रही थी। स्मृति का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। स्मृति हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन स्मृति के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि वो शहर था।
किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही स्मृति की हवाइयां उड़ने लगी। तभी स्मृति देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही हैं। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? स्मृति ने किसी से पूछा तो उसने कहा, ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। स्मृति फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करें या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ते साफ होने का इंतजार करेगी, वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही। गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है, इसलिए उसने उस कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। स्मृति आगे बढ़ तो रही थी मगर खौफ अब भी उसके सर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है, वो सब स्मृति की कार से आगे बढ़ जाती हैं। इतनी बढ़ जाती हैं कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। स्मृति भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही स्मृति बदहवास सी हो जाती है। वो वहां अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। स्मृति अब बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थी। उसके आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबराकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और हितेन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहां मोबाइल के नेटवर्क के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से स्मृति की नजर उसके पर्स में जाती है और उसमें एक तावीज दिखता है। वो तावीज जो स्मृति की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये तावीज बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। स्मृति ने तुरंत तावीज लिया और आंखें बंद कर फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया तावीज काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। स्मृति के तो जान में जान आई। ऐसी राहत की सांस ली उसने। स्मृति तावीज की शक्ति से अचंभित हो गई। वे समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी थी। स्मृति ने 1 आध किलोमीटर का रास्ता काटा था। वहां उसे एक बोर्ड दिखता। उस बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में स्मृति ने पढ़ा था, जहां पर खून, बलात्कार जैसे वारदातें हुई थी। उसने फिर से तावीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, स्मृति की कार भैरव चौक बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। स्मृति ने बाहर का नजारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टिम रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। स्मृति ने फिर से तावीज उठाया और आंखें बंद कर भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी के चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गई, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1-2 बार फोन भी लगाया, मगर वहां भी उसे नाकामयाबी ही मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। अब स्मृति उसे देखकर दहल गई थी और बदन में कंपकंपी होने लगी। वो आकृति, वो इमेज जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था।
समृति उसे देख बस सोच रही थी कि ये क्या आ रहा है, सफेद चादर ओढ़े आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। समृति के पसीने छूटने लगे थे। समृति ने देखा कि गाड़ी के शीशे बंद थे तो उसने तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे तावीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो जो आकृतियां उसे दिख रही थी वो उसकी गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। सहमी हुई समृति जोर जोर से सांसें लेकर हल्के से कनखियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। समृति ने उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। समृति घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। समृति चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही समृति को कहीं से कोई मदद मिल जाए इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और समृति का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके से बाहर फेंक दिया। समृति गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से जा टकराई। समृति मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जटाई और वहां से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहां 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। उन तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। समृति समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले समृति सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, समृति ने बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत समृति के हाथों से सब जेवर छीन लिए। समृति अभी भी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही मगर इतनी लूट काफी नहीं हमारे लिए। एक लुटेरे ने समृति के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। समृति लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागी। वो तीनों भी समृति के पीछे भागे मगर सहमी हुई समृति कितने दूर तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार समृति को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, समृति पूरी ताकत से चिल्लाई। यहां तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, लुटेरों ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। समृति को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। समृति भी उस तरफ देखती है जहां से वार हुआ था। वहां वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट खड़े थे जिन्हें कॉलेज 5 पापी कह के बुलाता था। 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरों पर झपटते हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। समृति वहां सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही थी और सोच रही थी कि जिन 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी उन्हीं लोगों ने आज समृति को बुरे हाथ से बचा लिया था। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये शंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी मगर तुम लोग। इससे आगे समृति के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। समृति के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। समृति वहां से सुरक्षित घर चली गई थी। ये कहानी हमें बताती कि कई बार जो दिखता है वैसा होता नहीं, इसीलिए किसी को बिना जाने पहचाने उस पे अपना कोई भी, अपने दिमाग में उसके प्रति कोई भी निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। और कभी कभी इंसान की खूबसूरती भी उसके भय का कारण बन जाती है और इंसान उससे डरता रहता है, भयभीत होता रहता है कि कहीं ये चले ना जाए। और उसी खूबसूरती की वजह से वो किसी ना किसी पर ये सोच लेता है कि उसकी मुझ पर बुरी नजर है, लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।